हेलो, वेलकम बैक। स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट मंथ अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यू। इससे पहले 3 महीनों के एमसीक्यूज हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने मई, जून और जुलाई ये कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा यूपीएससी 2022 करंट अफेयर्स एमसीक्यू के नाम से, तो वहां पर आप इन करंट अफेयर्स को देख सकते हैं, बाकी के जो हो चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले अगस्त 2021 का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम एमसीक्यूज में देखते हैं जो कि रिलेटेड है प्री पैक्स से। ओके, प्री पैक्स ये एक वर्ड यूज किया गया है जो आपका आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट बिल था जब ये न्यूज में आया था, तो अमेंडमेंट बिल 2021 में इस वर्ड को यूज किया गया था और उस समय ये लोकसभा से पास हो चुका। तो उसमें प्री पैक्स के बारे में एक ये नया वर्ड उसमें इंक्लूड किया गया था। प्रीलिम्स की इम्पोर्टेंट लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो हम समझते हैं प्री पैक्स होता क्या। प्री पैक्स एक वो चीज होती है जिसमें कि जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर जैसे कि बैंक्स हो गए या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, जो कि किसी कंपनी को क्रेडिट देते हैं, डेट देते हैं। ओके, और कंपनी नहीं चुका पाती है तो कंपनी के अगेंस्ट भी रेजोल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है, पहले जो आईबी पहले से मैं बता दूं आपको, जो पहले आईबीसी था, पहले आईबीसी में पब्लिक बिडिंग हुआ करती थी। पब्लिक बिडिंग यानी कि जैसे बोली लगाने वाली बात होती है, ऑक्शन करने वाली बात होती है, वो ऑक्शन होता था। लेकिन उसको रिप्लेस किया गया प्री पैक्स से। प्री पैक्स में ये कहा गया कि ये जो कंपनी है और ये जो क्रेडिटर्स हैं, इन दोनों के बीच में मीडिएशन होगा। ओके, दोनों एक साथ मिल बैठ के थर्ड पार्टी से जो कि मीडिएशन कराने का काम करेगा, वो भी इसमें हो सकता है। तो ये लोग मीडिएशन के थ्रू क्या करेंगे, अपने मामलों को सॉर्ट आउट करेंगे, ना कि पब्लिक बिडिंग कराई जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए टाइमिंग 90 डेज का रखा गया कि 90 दिन में इसको पूरा करना है, जो कि मैक्सिमम 120 डेज तक जा सकता है। एक और चीज इसमें यह है कि जैसे कि पहले आईबीसी हुआ करता था, आईबीसी में जो कंपनी का कंट्रोल होता था, वो जो क्रेडिटर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के पास चला जाता था, यानी कि कंपनी के पास कंट्रोल नहीं रहता था। लेकिन प्री पैक्स में अभी भी कंपनी का कंट्रोल कंपनी के पास में रहेगा। ये एक चीज फर्क है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कही गई कि ये जो है स्विस चैलेंज को भी अलाउ करता है। स्विस चैलेंज का मतलब क्या है? स्विस चैलेंज का मतलब ये है कि कंपनी और क्रेडिटर्स के बीच में एक मीडिएटर होगा और ये मीडिएटर एक रेजोल्यूशन प्लान लेके आए। ओके, और उस रेजोल्यूशन प्लान को ये लोग चाहे माने या ना माने, अब उनके ऊपर है, बट इसमें एक मीडिएशन को भी रखा गया है। इसको हम स्विस चैलेंज कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अ प्री पैक envisages the resolution of the debt of a distressed company through a direct arrangement between the creditors and existing owners instead of public bidding। ठीक है, ये सही है। पब्लिक बिडिंग पुराने वाले में यूज होता था, पहले यहाँ पर मीडिएशन के थ्रू होगा। प्रीपैक्स अलाउ स्विस चैलेंज टू द रेजोल्यूशन प्लान, मीडिएशन का यूज किया जाएगा। एंड द existing management of the company does not retain कंट्रोल इन द केस ऑफ प्रीपैक्स। नहीं, ये पहले वाले केस में हुआ करता है बीसी में, बट प्रीपैक्स में अभी भी कंपनी का कंट्रोल कंपनी के पास में रहेगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। इसमें बात की जा रही है डीआईसीजीसी की, जो कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो कि बैंक्स में आपके जो डिपॉजिट्स होते हैं उनका इंश्योरेंस करने का ये काम करता है। ये न्यूज में रहा इसलिए, पहले ये 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता था, अब ये 5 लाख रुपए तक के आपके डिपॉजिट पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने बैंक में 5 लाख रुपए जमा किए हैं, अगर बैंक के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, उनको पैसे का लॉस हो जाता है किसी भी तरीके से, अगर आपका पैसा चला जाता है, तो ये डीआईसीजीसी ये आपको 5 लाख रुपए दे देगी। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, अगर आपका 4 लाख है तो 4 लाख ही देगी, ऐसा नहीं है कि 5 लाख देगी। लेकिन अगर 5 लाख से ज्यादा है, 10 लाख है,
तो भी आपको 5 लाख ही मिलेगा। दिस इज द मैक्सिमम। ओके, तो आपको ये बताना है कि कौन कौन से बैंक्स के लिए ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर फॉरेन बैंक्स जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए और लोकल एरिया बैंक्स के लिए ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम नहीं करता है। तो बाकी के और कौन कौन से बैंक हैं जिनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है? ये प्राइवेट सेक्टर बैंक जो इंडिया में ऑपरेट होते हैं, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और इंडियन ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक्स। साथ ही साथ पेमेंट बैंक्स के लिए भी ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक्स को ये प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को नहीं करता। ओके, तो इस लिहाजे से आपका सी सही हो जाता है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें, इसके लिए प्रीमियम कौन देता है इंश्योरेंस के लिए? जो बैंक्स होते हैं वही प्रीमियम देते हैं इंश्योरेंस के लिए। साथ ही साथ इट इज फुली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई की 100% ये हिस्सेदारी है इसमें। ओके, और मैक्सिमम 5 लाख तक का ये डिपॉजिट को इंश्योर करती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द कॉर्पोरेट में राइज कैपिटल इन द प्राइमरी मार्केट। जो कॉर्पोरेट या कंपनियां हैं वो प्राइमरी मार्केट से कैसे पैसा ले सकती हैं? तो यहाँ पे 3 इंस्ट्रूमेंट बताए गए हैं। दिस इज द इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसको आईपीओ के नाम से जानते हैं। दिस इज द राइट इशू एंड दिस इज द प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, ये तीनों तरीकों से कंपनियां मार्केट से पैसा लेती है। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ वो इंस्ट्रूमेंट है या वो तरीका होता है जिससे कंपनी पहली बार प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर को इशू करती है। ओके, तो इसको हम आईपीओ कहते हैं। राइट इशू ये होता है कि जब भी कंपनी अपने शेयर्स बेचने जाती है तो सबसे पहले उन शेयर को खरीदने का अधिकार वो अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को देती है। जो इन्वेस्टर ऑलरेडी कंपनी में इन्वेस्टेड है उनको सबसे पहले वो अधिकार दिया जाता है। दिस इज द राइट्स। ओके, मतलब अधिकार। ओके, तो उनका ये जो पहला अधिकार होता है उसके शेयर्स को खरीदना, उन इन्वेस्टर्स के, उनको हम राइट्स कहते हैं। ओके, साथ ही साथ जो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी एक तरीके से समझ लीजिए कि आईपीओ की तरह ही होता है, लेकिन फर्क इसमें यह होता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट में प्री सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स होते हैं। प्री सेलेक्टेड इन्वेस्टर मतलब कि इन्वेस्टर को सेलेक्ट कर लिया गया है कि किनको बेचना है और दूसरा कोई उसे नहीं खरीद सकता। तो बस फर्क यही है कि प्राइवेट प्लेसमेंट में प्री सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहीं आईपीओ में ओपन मार्केट होता है। आईपीओ लेके आती है कंपनी स्टॉक मार्केट में, कोई भी उसे खरीद सकता है। बस यही फर्क होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये तीनों तरीके से कंपनियां पैसा। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, तो जैसा कि नाम ही है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। ओके, यानी कि कंज्यूमर कितना एक्सपेंड करता है गुड्स एंड सर्विसेज पर, उसको मेजर करने के लिए ये सर्वे किया जाता है। और ये सर्वे किया जाता है एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। 2017-18 में 75th राउंड का ये सर्वे किया गया है। ओके, और ये सर्वे हर 5 साल पर किए जाते हैं। कितने साल पे? ये सर्वे हर 5 साल पर किए जाते हैं, इसलिए इसको क्विनियल इंटरवल्स भी कहते हैं, यानी कि 5 साल पर जो सर्वे किया जाता है। ओके, 75 हुआ था 17-18 में। तो अगेन नाम ही स्पष्ट है कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। ओके, कि यहाँ पर बात होती है कि मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को मेजर किया जाता है कि कंज्यूमर मंथली कितना एक्सपेंड करता है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के कंजप्शन। चलिए, इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा किया जाता है। ये गलत हो गया, तो पहला गलत, ये गलत, ये गलत। दूसरा, इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय हाउसहोल्ड, ये आपका सही है। द लास्ट ऑफिशियल डेटा अवेलेबल ऑन CES pertains to
2011-12, जी हाँ 2011-12 में 68th राउंड किया गया था, ये लास्ट डेटा। नेक्स्ट इज द बाउंड रेट्स और बाउंड टैरिफ्स। तो बाउंड रेट और बाउंड टैरिफ्स क्या होता है? देखिए, जैसे कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है ना, कस्टम ड्यूटी कितना लगाना है ये तो डिसाइड करने का अधिकार उस पर्टिकुलर कंट्री का होता है जो कंट्री इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो कंट्री एक मैक्सिमम टैरिफ रखती है। मान लीजिए कि उस कंट्री ने डिसाइड किया कि हम 50% तक टैक्स लगाएंगे, इससे ज्यादा हम टैक्स नहीं लगाएंगे। ओके, एंड दिस इज द व्हाट इज दिस इज द मैक्सिमम रेट ऑफ ड्यूटी। दिस इज maximum rate of duty 50%, and this is the maximum rate of duty is called bound rate or bound tariffs। तो जब इंपोर्ट करने वाली कंट्री जैसे कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाती है तो वो 50% या उससे कम ही पे लगाएगी, वो 50% से ज्यादा पे नहीं लगा सकती। ओके, क्योंकि उस कंट्री ने डिफाइन कर दिया दिस इज द मैक्सिमम रेट ऑफ ड्यूटी, हम जो लगाएंगे दिस इज द 50%। ओके, मैंने एग्जांपल देने के लिए आपको बताया। And this is the maximum rate of duty is called bound rate or bound tariff। Maximum rate of duty that can be imposed by the importing country on an imported commodity। सही है। Bound rate agreed for any commodity at WTO is the same for all members of WTO। नहीं, ऐसा नहीं है, हर कंट्री अपना अपना डिसाइड करती है कि उनको कितना टैक्स लगाना है, तो WTO ये डिसाइड नहीं करता। तो बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो दूसरा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द कैपिटल इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, तो पहले तो हम कैपिटल आउटपुट देखते हैं, रेशियो है। तो कैपिटल आउटपुट का रेशियो क्या हो गया? कैपिटल बाय आउटपुट, दिस इज द रेशियो। कैपिटल मीन्स व्हाट? कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट। ओके, तो आपने किसी कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना कैपिटल निकला, और उस कैपिटल के एवज में आपको कितना कितना आउटपुट मिला। दिस इज द कैपिटल आउटपुट रेशियो। अगर आपने कैपिटल ज्यादा लगा दिया तो दिस इज द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, बढ़ेगा वो। ओके, तो अगर आपने कैपिटल ज्यादा लगा दिया और इनपुट अगर कम है तो दिस ये तो घाटे का सौदा हो गया ना, पैसा आपका ज्यादा लगा लेकिन रिटर्न आपको उतना मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जो हुआ, एक्चुअली में दिस इज द लॉस सिनेरियो, जहां पर लॉस हुआ आपको। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। द इंक्रीमेंटल आउटपुट कैपिटल आउटपुट रेशियो डिनोट्स द रिलेशनशिप between the level of investment made in the economy and consequent increase in the gross domestic product। ये सही है। ओके, आउटपुट क्या है? आउटपुट इज जनरली मेजर्ड बाय जीडीपी, कितना आपकी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ। ओके, फाइनली दिस इज द जीडीपी एंड दिस इज द आउटपुट। एक्चुअली पहला सही होगा। सेकंड बात करें, हायर आईसीओआर, द हायर विल बी द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपका ये रेशियो हाई है, इसका मतलब क्यों हाई, क्यों, कैसे है? या तो कैपिटल आपने ज्यादा लगाया है, और अगर कैपिटल उतना ही है तो इसका मतलब आउटपुट आपका कम है। तो इसका मतलब यही हुआ कि कैपिटल आपने ज्यादा लगा दिया और आउटपुट आपको कम मिल रहा है। ये डिनोमिनेटर कम होगा तभी तो ये ओवरऑल रेशियो ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जितना आपने इन्वेस्टमेंट लगाया उतना आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिली। So higher ICOR, the higher will the productivity of the capital, it will be wrong। अगर ICOR ज्यादा है तो इसका मतलब आपकी जो प्रोडक्टिविटी है कैपिटल की वो कम है, आउटपुट कम मिल रहा है। So this is the wrong one, one is right। नेक्स्ट की बात करते हैं अबाउट द टर्म रोअरिंग 20s। अब कभी ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा रोअरिंग 40s, रोअरिंग 60s। ओके, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और यहाँ पर इसने अब यहाँ पे एक ऑप्शन भी ऐसा है, स्ट्रांगली वेस्टर्ली विंड्स अराउंड इन 10 to 20 डिग्री लैटिट्यूड। ओके, तो आप ज्योग्राफी में भी रोअरिंग 20s आप नहीं पढ़ते हैं, वो रोअरिंग पढ़ते हैं 40s, रोअरिंग 60 पढ़ते हैं, 20 नहीं पढ़ते हैं। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, उसी तरीके की एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टर्म था ये 1920s के डिकेड में वेस्टर्न सोसाइटी और जो वेस्टर्न कल्चर है वहां पर ये हुआ करता था।
Basically it was the indication of economic prosperity with a distinctive culture age in the United States and Europe. ओके, तो यूएसए और यूरोप में जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आ रही थी 1920s में, उसको रोरिंग ट्वेंटीज का नाम दिया गया। ट्वेंटीज क्यों कि 1920s में हुआ आया था, दैट्स वाई द रोरिंग ट्वेंटीज। बट ज्योग्राफी में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, वो रोरिंग फोर्टीज एंड सिक्सटीज है, तो मेक श्योर कंफ्यूजन नहीं होना। नेक्स्ट अबाउट द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, आपको पता होगा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इट इज अ बॉडी ऑफ और अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है जिसको 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था। किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था? बेसिकली टू सपोर्ट द कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो अलग अलग कंट्रीज में जो वहां पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए ये खुद पैसा भी देता है, लोन वगैरह भी देता है, उसके लिए किया गया था, टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रमोट डेवलपमेंट एंड ऑल। ठीक है, और साथ ही साथ ये प्रॉफिट के लिए काम करता है, यानी कि ये पैसा जो देता है वो ग्रांट नहीं होता, ये पैसा लोन के तरफ देता है, क्योंकि लोन पर ही इसको प्रॉफिट होगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए ये काम करता है। ओके, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है एंड हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में आपको मिलेगा। तो डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स के जो आपको इन्वेस्टमेंट्स होते हैं या फिर जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट का काम, उनको एडवाइजरी करने का काम, एसेट मैनेजमेंट का काम भी ये प्रोवाइड करता है। इट वॉज एस्टेब्लिश एट द प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है, ये WB है, वर्ल्ड बैंक का है, तो पहला गलत हो जाएगा। It offers investment advisory and asset management services to encourage the private sector development in developing countries। तो ये आपका सही। ठीक है, एक बार पॉज करके ये सारा पढ़ लीजिएगा, वही चीज है जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट इन 2021 India had a current account surplus for the first time since 2010। ठीक है, और आप देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में सरप्लस आपका 0.9% रहा, जो कि पिछले 17 सालों में, ये करेंट अकाउंट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, करेंट अकाउंट जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक हिस्सा होता है, वो आपको सरप्लस में नजर आया। कितने सालों में? पिछले 17 ईयर्स में पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि करेंट अकाउंट ये आपको सरप्लस में नजर आया। तो 2010 के बाद तो डेफिनेटली 17 साल से अभी कम ही होगा, तो 2010 के बाद पहली बार आपको देखने को ये मिला। इन साउथ एशिया नेपाल इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बांग्लादेश है। ओके, साउथ एशिया में हमारा जो सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो बांग्लादेश है, तो दो गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट लगाना है, सेकंड इज द रॉन्ग। नेक्स्ट पहुंचते हैं टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, दो चीजें हैं। ओके, टैक्स रेवेन्यू वो होता है जो किसी इंडिविजुअल या एंटिटी पर लगाया जाता है एंड ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आपने कितने वैल्यू के खरीदे हैं उस वैल्यू पर लगता है और इंडिविजुअल एंड एंटिटी पर लगता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो लगता है ये लोन्स पर लगता है, जब गवर्नमेंट लोन देती है वेरियस पर्पस के लिए। ठीक है, तो दोनों चीज याद रखना है कि टैक्स रेवेन्यू किसी इंडिविजुअल और एंटिटी पर लगता है जब वो किसी चीज को खरीदता है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होता है ये टैक्स नहीं होता, ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट होता है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है जब गवर्नमेंट किसी को लोन देती है। ओके, सो इट वाज नॉट टैक्स, इट वाज इंटरेस्ट रेट। ओके, तो दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन is about government expenditure in India. Which of the following does not constitute transfer payments? अभी ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांसफर पेमेंट्स वैसे पेमेंट्स होते हैं जो सरकार लोगों को प्रोवाइड करती है वेलफेयर्स के लिए,
ठीक है, उसके रिटर्न में सरकार कोई इनकम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने खर्च किया हेल्थ पर, सरकार ने खर्च किया आपको एजुकेशन पर, सरकार ने खर्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ओके, सरकार कोई बहुत सारी स्कीम्स या प्रोग्राम्स लेके आ रही है लोगों के लिए। तो बेसिकली ये जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, इन वेलफेयर स्कीम्स पे जो सरकार खर्च करती है, दिस इज द ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि इनके एवज में सरकार को इनकम नहीं होता। ओके, सरकार ने आपको सब्सिडी दे दी, जैसे कि आपका पीडीएस होता है, उसमें सरकार ने आपको सब्सिडी दी, सरकार को उससे इनकम नहीं हो रही है। सो दिस इज द ट्रांसफर पेमेंट। सरकार वैसे पेमेंट करती है वेल्थ, खास करके वेलफेयर स्कीम प्रोग्राम्स पर, जिससे सरकार को इनकम नहीं होती। तो ये जो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को देती है, ये नहीं होता। जो पेमेंट देती है, पेमेंट विच आर मेड टू द एम्प्लॉय, वैसा नहीं है, क्योंकि सरकार किसी को अगर पेमेंट करती है, जो उनको सैलरी देती है, तो उसके एवज में सरकार उनसे सर्विसेज भी लेती है, तभी वो सैलरी देती है। तो ये नहीं होगा। द इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड टू फॉरेन कंट्रीज और लैंड टेकन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई वेलफेयर थिंग पे खर्च किया जा रहा है। ओके, अब सरकार अगर उनको इंटरेस्ट देती है, तो उसके लेवल एवज में सरकार ने उनसे लोन भी लिया हुआ है। द पेमेंट विच आर मेड एज फाइनेंशियल एड इन द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है, ये आपका सही आंसर। इसमें लगाना क्या है, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट, तो पहला और दूसरा कॉन्स्टिट्यूट इसमें नहीं करेगा। तो लिखा भी है वेलफेयर, फाइनेंशियल एड, सोशल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सब्सिडीज फॉर सर्टेन बिजनेसेस, इसमें आपको दिया है। नेक्स्ट, अबाउट द ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन देखिए, जनरली जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं या फिर बायोफ्यूल्स हैं, ओके, उनके इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से ब्लैक कार्बन बनता है। ओके, दिस इज अ फाइन पार्टिकुलेट मैटर, जो काफी फाइन होता है, बहुत ही फाइन ग्रेन्स के होते हैं ये। ओके, बनता क्यों है, जो फॉसिल फ्यूल्स है उनके इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से ही बनता है। अगर उनका कंप्लीट कंबशन होना तो धुआं नहीं निकलेगा। ओके, इनके अपने फायदे भी हैं, इनके अपने नुकसान भी हैं। फायदा क्या है, अगर ये सॉइल में पाया जाता है तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, साथ ही साथ उस सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, तो उस समय ये फायदा करता है। लेकिन अगर आपके इन्वायरमेंट पे पाया जाता है, तो एक तरीके से ये ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट की तरह भी ये काम करता है। ठीक है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और फिर और जो ऑल्बिडो होता है उसको भी रिड्यूस करने का काम करता है। तो अर्थ वार्म हो सकती है, ग्लोबल आपको वार्मिंग इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। ह्यूमन को भी इससे ह्यूमन मॉर्बिडिटी एंड प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी भी आपको देखने को मिलती है। तो फायदे नुकसान दोनों आपको देखने को मिलेंगे। फाइन पार्टिकुलेट मैटर फॉर्म्ड थ्रू द इनकम्प्लीट कंबशन of the fossil fuels, biofuels and biomass, ये सही है। कार्बन increases the albedo when deposited on snow and ice, ऐसा गलत है। जब ये आइस के ऊपर जमा हो जाते हैं ना, तो जो अल्बिडो होता है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज नहीं करते हैं, उसको घटा देते हैं। अल्बिडो का मतलब क्या होता है, अब अल्बिडो मीन द रिफ्लेक्टिविटी, तो अल्बिडो की इंक्रीज करने होने का मतलब है कि रिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं है। ब्लैक कार्बन क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो जो अल्बिडो होगा वो डिक्लाइन करते हैं। इंट्रोपिक्स ब्लैक कार्बन इन सॉइल सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू सॉइल फर्टिलिटी, ये सही है। तो 1 और 3 आपका सही है। नेक्स्ट, पायरोस्ट्रिया लालजी। पायरोस्ट्रिया लालजी एक ट्री का नाम है। ओके, बेसिकली ये जो जीनस है पायरोस्ट्रिया लालजी वाला जीनस, ट्री वाला, ये आपको जनरली मिलता है मेडागास्कर में, लेकिन हाल ही फिलहाल में इसको अंडमान में भी खोजा गया है। अंडमान में भी ये मिला है और नया जीनस है, नए टाइप का पेरिस्टोरिया ट्री है। ओके, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। आईयूसीएन लिस्ट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। ओके, और ये कॉफी फैमिली के जीनस से बिलोंग करता है, ये भी आपको
ये अंटार्कटिका। तो इसमें पूछा गया कि कहाँ रिसेंटली डिस्कवर किया गया, तो अंडमान आइलैंड्स में, बट ये जनरली मिलते कहाँ है, यूजुअली ये मेडागास्कर। नेक्स्ट अबाउट ओलंपियन बैट, बैट चमगादड़, तो उसी कैटेगरी में आते हैं ये, जिनको ओलंपियन बैट का नाम दिया गया। इन इसको ओलंपियन का नाम क्यों दिया गया, इट इज रिलेटेड टू ओलंपिक्स। तो इसको ओलंपियन का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हाल ही फिलहाल में ये सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लंदन से पास्कोव रीजन, जो कि रशिया में पड़ता है, करीब 2000 किलोमीटर तक लगातार ये उड़ के वहां तक पहुंचा हुआ। तो इसको एथलीट्स के कैटेगरी में रखा गया, जैसे ओलंपिक्स में वगैरह होता है, तो इसको ओलंपियन बैट का नाम इसको दिया गया। तो ये स्पीसीज जनरली आपको रशिया के जो पॉस्कोव रीजन है वहां पर एक गांव है जिसका नाम है मोलगिनो, रशिया में, उसी के वहीं के जो रेसिडेंट्स हैं उन्होंने इसको खोजा हुआ था। तो ये एक्चुअली फीमेल है, बिलोंगिंग टू नाथुशियस फैमिली, जिसका नाम है ओलंपियन। साइज की बात करें तो इसकी साइज ह्यूमन थंब के इतनी होती है, हमारे अंगूठे के जैसी इसकी होती है, और 8 ग्राम का इसका वेट होता है, तो ये बड़ा नहीं। ओलंपियन बैट इज द लार्जेस्ट अमंग द नॉन स्पीसीज ऑफ द बैट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं, तो अंगूठे का आकार का है, लार्जेस्ट का, ये गलत हो जाएगा। एंड द डिस्टेंस मोर देन 200 अभी इसने कवर किया हुआ है, तो ये दूसरा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी एक इन्वेस्टमेंट टूल की तरह है जो डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने का काम करता है। ओके, तो बेसिकली जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कन्वेंशंस है, जिनके अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोग्राम्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया गया है, उनको ये फंडिंग प्रोवाइड करता है। तो 5 तरीके के कन्वेंशन है जिनको ये फंडिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। इसको 5 तरीके के, और ये पांचों का नाम आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दूसरा, यूएनएफसीसी। तीसरा, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन persistent ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। चौथा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। एंड पांचवा, मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। ये जो 5 कन्वेंशन है, इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, ये फंड प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए देता है, और ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए देता है, डेजर्टिफिकेशन के लिए देता है, और ये इसके लिए नहीं देता, प्रोनेट्स के लिए देता है, तो मात्र एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर से आजकल फॉरेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगातार क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने को इधर से कुछ ना कुछ मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम हैव मोर देन 75% ऑफ देयर लैंड अंडर फॉरेस्ट कवर। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तो समझ में आता है, मध्य प्रदेश समझ में नहीं आता, इनका 75% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर में नहीं है। कौन कौन से जगह 75% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर में आते हैं? लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड। ये ऐसे स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज जहां पर मोर देन 75% ऑफ देयर टेरिटरी इज अंडर फॉरेस्ट कवर, जिसमें एमपी नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में ये व्यवस्था की गई है कि अगर किसी फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करके किसी कंपनी को अगर दिया जाए कोई प्लांट वगैरह लगाने के लिए, तो जितना लैंड डाइवर्ट किया गया और जितना उस लैंड पर आपको फ्लोरा फाउना मौजूद थे, उनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू दी जाएगी, जो कि दूसरे जगह उतना ही इकोनॉमिक वैल्यू के फॉरेस्ट लगाने का काम किया जाएगा। ठीक है, यानी कि कंपनसेशन टाइप का एक कैंपा भी आया हुआ था, याद किया
आपको पता होगा, ठीक है। जितना लॉस हुआ यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने में, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए कहीं दूसरे जगह पर भी उतना फॉरेस्ट लगाया जाए। According to the Forest Conservation 1918, each time the forest land is diverted, the project proponent has to pay the state for the ecosystem services lost due to diverting forest land. तो ये आपका सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अबाउट द अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अब ये है क्या, कुछ जब तो ये एक्चुअली यूं समझ लीजिए कि अटलांटिक ओशन में जितने भी ओशनिक करंट्स हैं उनका एक कलेक्टिव नाम है। ओके, उनका एक कलेक्टिव नाम है अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ ओशनिक करंट। इट डिस्ट्रीब्यूट हीट एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द ओशन बेसिन्स, ठीक है। इफ ओ एम AMOC shutdown would increase the temperature over the northern hemisphere? नहीं। कैसे? आपको गल्फ स्ट्रीम पता होगा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक वार्म करंट है। इसकी वजह से यूएसए का जो ईस्ट कोस्ट है और इसकी वजह से ही आपको इधर यूरोप का जो वेस्ट कोस्ट होता है इधर आपको वार्म इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस सिस्टम के अंदर ही गल्फ स्ट्रीम भी आता है। अगर गल्फ इस सिस्टम के शट डाउन होने का मतलब ये है कि गल्फ स्ट्रीम टाइप के जो वार्म करंट्स होंगे वो भी शट डाउन हो जाएंगे। तो जब ये वार्म करंट शट डाउन हो गए तो जो ये वार्मिंग सिचुएशन लेके आते हैं अपने अपने एरिया में, वो वहां पर आपको कोल्ड सिचुएशन देखने को मिलने लगेगी। तो कोल्ड सिचुएशन का मतलब हुआ टेम्परेचर का डिक्रीज करना। तो टेम्परेचर ऐसे सिचुएशन में जब ये शट डाउन हो जाएगा सिनेरियो, तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो 1 and 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिविंग रूट ब्रिज इन इंडिया। ये आपको पाया जाता है मेघालय में, जैसा फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। ये ब्रिजेस बनाया गया ना, पुल टाइप के बनाया गया है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये जो पेड़ है उनके रूट्स हैं जिनको एक साथ बांध के ये ब्रिज बनाए जाते हैं मेघालय में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको पता है खासी हिल्स जो है मेघालय में, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा, तो बहुत ज्यादा वर्षा होने की वजह से जो भी कंक्रीट वाले पुल होते हैं या जो आर्टिफिशियल पुल बनाए जाते हैं वो या तो डूब जाते हैं नहीं तो वो बह जाते हैं, वो वर्किंग नहीं रहते। इसलिए खासी हिल्स या जैंतिया कम्युनिटीज है, वहां पे रहने वाली है जो खासी कम्युनिटी है, वो एक अलग तरीके के पेड़ लगाते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, रबर फिग ट्रीज होते हैं जिनको लगाया जाता है कोस्ट के आसपास, रिवर के आसपास, वाटर बॉडी के आसपास। और इनके बहुत सारे रूट्स होते हैं जो काफी स्ट्रांग होते हैं, और ये कम्युनिटी फिर इन रूट्स को मिला के वो इस तरीके के ब्रिज बनाने का काम करती है, ठीक है। दे आर कॉमन इन असम नहीं होगा, मेघालय होगा। मेघालय में ये कॉमन है, और अभी भी करीब 30 से के आसपास वहां पर ऐसे ब्रिज आपको देखने को मिलेंगे। विथ स्टैंड मानसून स्टॉर्म एंड फ्लड, हाँ बिल्कुल। एंड द बिल्ड ऑफ रबर फिग ट्रीज बाय खासी एंड जैंतिया कम्युनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ओशियन, आपको इंडियन ओशियन के बारे में है, और इसमें भी आपको कोस्टल रडार चेन नेटवर्क की बात की गई है। तो कोस्टल रडार चेन नेटवर्क एक्चुअली में है क्या, जो इंडिया के द्वारा ये शुरू किया गया है? बेसिकली ये एक ऐसा चेन है, चेन इन द सेंस कि कई सारी कंट्रीज को मिला के इसमें मिलाया जाएगा। और बेसिकली जो हाई सीज है, हाई सीज मतलब अप्रोक्स समझ लीजिए कि ओपन सीज, ओके, उनमें जो थ्रेट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए ये एक कोस्टल रडार चेन नेटवर्क को इंडिया ने लॉन्च किया है, ठीक है। कहां पर? इंडियन ओशियन में। और इंडियन ओशियन के जो लिटोरल स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्री इंडियन ओशियन के साथ लगती है, उनको भी इंडिया इसमें मिलाने का काम कर रहा है। तो अभी तक मॉरिशस, सियाचिल्स,
एंड श्रीलंका, ये जो कंट्रीज हैं इसमें शामिल हो गई हैं। और अभी प्लान मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश में भी इस तरीके के रडार नेटवर्क बैठाने की बातें चल रही है। ठीक है, तो बेसिकली आप देखेंगे कि मुंबई अटैक जो हुआ था, टेरर अटैक 26/11 वाला, और आपको पता हो कि उस समय सब पानी के थ्रू ही, वाटर के थ्रू ही उन्होंने इंडिया में एंटर किया था। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अब इंडियन ओशन के को भी यहाँ पर प्रोटेक्शन करने की बात होती है कि कोस्ट भी अपना प्रोटेक्ट रहे, इसके लिए आपको अपने नेबरिंग कंट्रीज को भी मिला के चलना। तो इसमें इंडियन नेवी का इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर है जो कि गुरुग्राम में एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि डेटा इकट्ठा करने के काम करता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑल द कंट्रीज इन द इंडियन ओशन रीजन हैव बीन इंटीग्रेटेड, नहीं, अभी सारी कंट्रीज इंटीग्रेट नहीं हुई है। पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं होगा वो, बाकी की बात छोड़ दीजिए, बाकी अगर हो भी जाए तो। द कोस्टल रडार चेन नेटवर्क इज meant टू इनेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द हाई सीज ऑफ द थ्रेट्स। सही है। इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर इज अ नोडल एजेंसी मैरीटाइम डेटा फ्यूजन, ये भी आपका सही है, जो कि गुरुग्राम में है। ये डेटा इकट्ठा करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड क्या होते हैं? देखिए, फ्लैश फ्लड ही फ्लड ही है जो बाढ़ आती है, पर क्या होता है कि फ्लैश फ्लड जो होते हैं वो बहुत कम समय के लिए होते हैं। ओके, और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है, और यूं समझ लीजिए कि वर्षा स्टार्ट हुई और वर्षा स्टार्ट हुए 5 से 6 घंटे में ही वहां पे बाढ़ आ जाए, यानी कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा जो वर्षा होना, दिस इज द फ्लैश फ्लड, ये कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया ने पहला इस तरीके का फ्लैश फ्लड गाइडलाइन सर्विस लॉन्च किया है इंडिया के लिए, साथ ही साथ साउथ एशियन कंट्रीज के लिए, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। ठीक है, इसके अंडर में क्या है कि जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, गाइडलाइंस बताएगा या फोरकास्ट करेगा और इन सारी कंट्रीज तक उसको सेंड किया जाएगा जो भी सिचुएशन पैदा होती है। ऑप्शन देखते हैं। लोकलाइज्ड इवेंट कॉज्ड बाय हैवी एंड एक्सेसिव रेनफॉल इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जनरली लेस देन 6 hours। India's launch first of its kind flash flood guidelines service for India and South Asian countries, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अबाउट द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में जनरली आप देखेंगे कि जो अनमेट नीड्स थे ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, health care infrastructure, health personals, and to provide integrated service delivery for basic reproductive and child health care, तो इन चीज में इसको टारगेट किया गया है। ठीक है, इस आपको पॉलिसी में, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, और इसमें यह भी कहा गया है कि 2045 तक हम क्या करेंगे कि अपनी पॉपुलेशन को हम स्टेबलाइज करेंगे जब हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए, यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन ये एक तरीके से एक पीक तक पहुंच के उसको हम स्टेबलाइज करेंगे, जहाँ से हमको सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिले, सोशल डेवलपमेंट ग्रोथ भी देखने को मिले, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन देखने को मिले। ओके, उसके बाद हमें डिक्लाइन कुछ देखने को ना मिले। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये रखा गया है। तो ये आपको नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। ऑप्शंस की बात करते हैं, इश्यू ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड सर्वाइवल को एड्रेस करता है, तो ये तो जनरल स्टेटमेंट है, इसमें हमेशा रहेगा कोई भी पॉपुलेशन पॉलिसी आए। 2045 तक ऑब्जेक्टिव है कि स्टेबल पॉपुलेशन करना है, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। तो 1 2 3 तीनों आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ओके, CCTNS, CCTNS मीन्स क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ये एक तरीके से एक डेटाबेस है। ठीक है, डेटाबेस है जिसमें सभी क्रिमिनल्स के डेटा रहते हैं उनके, इंक्लूडिंग उनका चाहे वो
नाम, एज हो, उनका प्लेस हो, उनका बायोमेट्रिक डेटाज हो, ओके, ये सारे उसमें रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो डेटाज होते हैं, इनको डिफरेंट जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं या पुलिस एजेंसी हैं उनके द्वारा शेयर किया जाता है क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, तो ये जो CCTNS है, इसको मैनेज किया जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, ठीक है। एंड द नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ग्रिड क्या होता है, जैसे बिजली में ग्रिड बनता है, ग्रिड क्या होता है, बहुत सारे कनेक्शन को एक साथ जोड़ने के लिए होता है। उसी तरीके से नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड भी है, एक लिंक का काम करता है बिटवीन द इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, ठीक है, तो उनको भी कनेक्ट करने का काम करता है। ये दोनों ऑप्शन सही है, तो विल गो विथ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ई रूपी। ओके, ई रूपी क्या है, तो ध्यान रखिए ई रूपी भी लॉन्च हुआ था उस समय। तो ई रूपी इज नॉट अ डिजिटल करेंसी, इट इज नॉट अ डिजिटल करेंसी, ध्यान रखिएगा। ई रूपी एक तरीके का एक प्लेटफॉर्म है जो एसएमएस के थ्रू या फिर क्यूआर कोड के थ्रू ये क्या काम करता है, ये कूपन की तरह होता है, ठीक है। दिस इज लाइक अ कूपन कोड। जैसे कि अगर आपके पास ये कूपन कोड है तो आप कहीं सामान खरीदने जाते हैं तो वहां पर ये कूपन कोड उसको दे सकते हैं और वो पेमेंट उसको हो जाएगा, क्योंकि कूपन कोड की कोई वैल्यू होती है ना। आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपको भी कूपन कोड मिलता है, कूपन कोड की वैल्यू होती है 100 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, कुछ वैल्यू होगी उसकी। तो उतने वैल्यू की आप सामान या गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एसएमएस बेस्ड या क्यूआर बेस्ड कूपन कोड की तरह ये है, जो कि डिजिटल पेमेंट मीडियम की तरह काम करता है। सो इट इज नॉट अ डिजिटल करेंसी, ध्यान रखना है। ओके, इसको आपको इम्प्लीमेंट किया, मतलब लॉन्च किया गया है एनपीसीआई के द्वारा। चलिए, इसके थ्रू बहुत सारे सर्विसेज, जैसे कि वेलफेयर सर्विसेज भी है, उसके थ्रू उसको भी इसके द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, जैसे कि मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स, टीबी रेडिकेशन प्रोग्राम्स, ड्रग डायग्नोस्टिक, यानी कि किसी भी तरीके से यूज किया जा सकता है। ओके, तो गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो हर चीज में इसका यूज होगा, गिफ्ट वाउचर की तरह। ई रूपी इज इंडिया फर्स्ट डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी नहीं है ये, लॉन्च बाई एनपीसीआई, तो सिर्फ दूसरा आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं अबाउट द नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज। जैसा कि नाम है, हिमालयन स्टडीज पर ये नेशनल मिशन है, यानी कि हिमालय के इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए ये नेशनल मिशन लाया गया है। ओके, एंड दिस इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो नेशनल मिशन ऑफ ऑन हिमालयन स्टडीज स्कीम फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा लाया गया है ये। और इट टारगेट्स द इंडियन हिमालयन रीजन, बिल्कुल। जो चाइना, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में आते हैं उनको तो कुछ किया नहीं जा सकता, तो दूसरे कंट्री में आते हैं तो अपने रीजन में जो पढ़ता है उसी काम कुछ कर सकते हैं। द गोल इज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेंटेन इकोसिस्टम हेल्थ ऑफ हिमालयन रीजन, जनरल टर्म है, तो वर्किंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। पहले ये बता दूं कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये लॉन्च किया गया है आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई वाली आई है 2020 में, उसके तहत इसको पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये है क्या, ओके, तो आप देख रहे हैं एकेडमिक बैंक है, बैंक ऑफ क्रेडिट। तो इसके थ्रू क्या होता है कि डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे सर्विस क्या क्या है, चाहे वो क्रेडिट वेरिफिकेशन का काम हो, क्रेडिट एक्युमुलेशन का काम हो, क्रेडिट ट्रांसफर करने का काम हो या रिडेम्पशन करने का काम हो, ऑथेंटिकेशन ऑफ एकेडमिक रिवार्ड, उसके लिए काम करता है, ठीक है। तो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये पैसा देने का काम नहीं करते, इतना ही समझना है कि दिस इज द बैंक ऑफ क्रेडिट तो सब कुछ पैसा देगा, नहीं। इसमें आपकी डिग्रीज रहेंगी, उसको वेरीफाई करना है डिग्रीज को, तो आप इसके थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, क्रेडिट को ट्रांसफर करना है, रिडेम्पशन करना है, उसको आप कर सकते हैं। तो ये एकेडमिक तौर पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का ये काम करती है, ये पैसा लेने देने का काम नहीं करती।
साथ ही साथ इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द मल्टी एग्जिट एंड मल्टी एंट्री ऑप्शंस फॉर द स्टूडेंट्स, जो कहीं बीच में आना चाहते हैं, कहीं बीच में छोड़ना चाहते हैं, वो भी फैसिलिटीज के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। डिजिटल बैंक दैट होल्ड्स क्रेडिट अर्न बाय स्टूडेंट्स इन एनी कोर्स। ठीक है, क्रेडिट अर्न होगा ये। तो जैसे आपने कोई कोर्स कंप्लीट हुआ, जैसे आप यूएसए में जाएंगे ना, तो यूएसए में जो डिग्री होती है वो क्रेडिट बेस्ड होती है, कि अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया तो आपको 100 क्रेडिट मिल गया, तो वहां पे क्रेडिट के हिसाब से होता है, हमारे यहाँ परसेंटेज के हिसाब से होता है। ओके, तो ये फर्क है। तो ये इसमें क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट दिया जाएगा, उस क्रेडिट को रिडीम भी किया जाता है, उस क्रेडिट को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। ओके, क्रेडिट एक्यूमुलेशन होगा कि आपने फर्स्ट पूरा एक ग्रेजुएशन पूरा कर लिया तो आपको 500 क्रेडिट मिल गया, आपने पीजी कर लिया तो आपको 1000 क्रेडिट मिल गया, तो इस तरीके से आपके पास 1500 क्रेडिट हो गए, तो एक्यूमुलेशन का भी काम कर सकते हैं। तो suits their aptitude and to tailor their degrees rather than undergoing the regular prescribed degree or course of a single university। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो बैंक ऑफ क्रेडिट होगा, ये एक ही होगा, आप किसी भी स्कूल में पढ़े, किसी भी कॉलेज में जाए, डज नॉट मैटर, आपका क्रेडिट एक ही जगह एक्यूमुलेट होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये आपके कॉलेज के चेंज होने के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। मल्टी एग्जिट और मल्टी एंट्री का भी ऑप्शन है कि कोई अगर बीच में छोड़ना चाहे, चाहे किसी भी रीजन से, चाहे वो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हो या कोई पर्सनल रीजन हो, तो ये दोनों ऑप्शंस वहां पे मौजूद रहेंगे। एक और दो तीन, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो फिलहाल इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है 100 गीगावाट है, एक्सक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो। हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी फिलहाल 100 गीगावाट है, एक्सक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो। ठीक है, अगर हम हाइड्रो को भी इंक्लूड कर दें तब ये कितना हो जाता है, 146 होगा। ठीक है, अगर हम हाइड्रो को भी इंक्लूड कर दें तो 146 गीगावाट। रिन्यूएबल एनर्जी के कंसेप्ट में हम फोर्थ पोजीशन पर आते हैं। ओके, हम फिफ्थ पोजीशन पर। इसके बाद ये भी देखेंगे कि 2030 तक इंडिया का ये टारगेट है कि 450 गीगावाट तक हम आपको रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को इंस्टॉल करें। ठीक है, चलिए, तो इंडिया इन द टॉप 5 पोजीशन इन द वर्ल्ड टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, ये सही है। हम फोर्थ पोजीशन पे आते हैं, तो हम इन टॉप 5 में हैं, इसका मतलब यानी कि ऊपर से 5 में हम चौथे पोजीशन पर हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन नहीं लिखा हुआ है, तो वर्ल्ड का खेल है। एंड 450 की बात की गई है 2030 तक, बट इट इज नॉट अबाउट द सोलर एनर्जी, ये पूरे रिन्यूएबल एनर्जी की बात की गई है, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके डेफिनेशन को और ब्रॉड किया गया है। तो उसके डेफिनेशन में फिजिकल वायलेंस के अलावे इमोशनल और वर्बल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक अब्यूज भी इसमें इंक्लूड किया गया है। एंड दिस इज द सिविल लॉ रिलेटेड थिंग्स, ये क्रिमिनल लॉ रिलेटेड थिंग्स नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें डोमेस्टिक वायलेंस के डेफिनेशन को और बढ़ाया गया और वो सबके लिए अलाउ होगा, चाहे वो मैरिड कपल हो या फिर वो लिव इन रिलेशनशिप में हो। ओके, किसी भी केस में ये आपको अलाउ होगा। आपको पता होगा हमारे यहाँ लिव इन रिलेशनशिप इज अ लीगल एंटिटी। ओके, तो ये हमारे यहाँ इलीगल नहीं है अकॉर्डिंग टू जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक्ट रिकॉग्नाइजिंग डोमेस्टिक अब्यूसेस एट द पनिशेबल ऑफेंस, बिल्कुल। डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन लॉ, एक्ट प्रोवाइड डेफिनेशन, हाँ बिल्कुल सही बात है। एंड इट इज अ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, नहीं ये केवल सिविल लॉ है, दिस इज नॉट अ क्रिमिनल लॉ। ओके, तो 3 गलत है, 1 और 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेरी सहेली। मेरी सहेली एक प्रोग्राम है जो कि रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा आरपीएफ जो होता है ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। बेसिकली जो फीमेल पैसेंजर्स होती हैं जो ट्रेन में चलती हैं, ये इनके सिक्योरिटी में को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को लॉन्च
किया गया है मेरी सहेली। ओके, तो सिक्योरिटी ऑफ वीमेन ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। नेक्स्ट इज अबाउट द पावर प्रोमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वीमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि जो साइंटिफिक R&D होता है, तो साइंटिफिक R&D यानी कि साइंटिस्ट के तौर पे विमेन को प्रमोट करने के लिए कि विमेन्स भी साइंटिस्ट बने, R&D में हिस्सा ले, उस चीज को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। ठीक है, सो इट इज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका नाम है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जिसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इट इज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये तो गलत हो गया वैसे ही, एंड मिटिगेट जेंडर डिस्पैरिटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, प्रोवाइडिंग वेरियस साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स इन इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड R&D लेबोरेटरीज। तो ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो कि 4 साल के लिए लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किस लिए किया गया था? ये लॉन्च किया गया था कि जो ब्राउन फील्ड वाले इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट जुटाने के लिए इसको लॉन्च इसको किया गया था। ओके, सो इट इज ओनली फॉर ब्राउन फील्ड, ये ग्रीन फील्ड के लिए नहीं है। It aims to unlock value in the identified infrastructure projects by engaging the private sector and transferring to them revenue rights in the project। ये सही होगा। ओके, इट इज बोथ फॉर ब्राउन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड नहीं है, ग्रीन फील्ड के लिए नहीं है, केवल ब्राउन फील्ड के लिए है। दूसरा गलत होगा, द ओनरशिप राइट्स इन द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट ट्रांसफर टू द प्राइवेट पार्टीज, ये सही है। 1 और 3 सही होगा। नेक्स्ट इज अबाउट द पेसा एक्ट 1996, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। तो जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, उनको, उन एरियाज या कम्युनिटी को पावर देने के लिए जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के प्रोविजंस हैं उनको उन ट्राइबल एरियाज या शेड्यूल्ड एरियाज में भी एक्सटेंड किया गया है इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो इस एक्ट के द्वारा आप देखेंगे कि जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा को एब्सोल्यूट पावर दिया गया है कि ग्राम सभा ही डिसाइड करेगी कि एक्चुअली उनको करना क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं करेगा। इनके केस में स्टेट गवर्नमेंट एक एडवाइजरी के तौर पे काम करेगा, जो कि एडवाइस देने का काम करेगा, जबकि वो फाइनल अथॉरिटी नहीं होगी। ठीक है, तो इसके तहत आपको बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। इन फंक्शंस को थोड़ा आप पॉज करके पढ़िएगा, वैसे आपकी पॉलिटी की बुक में भी ये सारे मेंशंस हैं। पार्लियामेंट इलेक्टेड द पेशा एक्ट 1990 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ भूरिया कमेटी, ये सही है। भूरिया कमेटी का रिकमेंडेशन जो आया था 1995 में, उसी के बाद पेशा एक्ट को लाया गया था। पेशा एक्ट डज नॉट कन्फर एब्सोल्यूट पावर टू ग्राम सभा, यहीं पे गलत हो, ग्राम सभा का एब्सोल्यूट पावर देता है ये, और स्टेट गवर्नमेंट एक एडवाइजरी की तरह काम करता है। तो इनकरेक्ट बताना है, तो इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट is about the national mission on edible oil palm। तो भारत सरकार ने अभी ये किया है कि ऑयल पाम के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए जो भी एडिशनल कॉस्ट लगेगा वो 2% भारत सरकार उसको बेयर करेगी। दैट्स व्हाई दिस मिशन वाज इन न्यूज। ओके, तो भारत सरकार का ये भी टारगेट तय किया गया है कि 2025-26 तक हम करीब 6.5 लाख हेक्टेयर एडिशनल इतने लैंड पर हम और प्रोडक्शन करेंगे, और 25-26 तक हम इसको 11.2 लाख टन तक बढ़ा के ले जाएंगे, और साथ ही साथ 29-30 तक में से 28 लाख टन तक इसके हम प्रोडक्शन को बढ़ा के ले जाने वाले। ठीक है, तो बेसिकली हमारे यहाँ जो पाम कल्टीवेशन होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान निकोबार के आइलैंड्स में ज़्यादा किया जाता है। इस प्रोग्राम का अपना एक सनसेट क्लाउज भी है। सनसेट क्लाउज का मतलब कब ये खत्म होगा, तो ये प्रोग्राम 1 नवंबर 2037 में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये एम्स टू प्रमोट पाम कल्टीवेशन, रिड्यूस द कंट्रीज डिपेंडेंसी ऑन एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स, सही बात है। जनरल टर्म में विल बी अ स्पेशल फोकस ऑन डेवलपिंग ऑयल पाम प्लांटेशन इन गुजरात एंड राजस्थान, बिल्कुल भी नहीं।
गुजरात राजस्थान की बात नहीं है, नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान की बात हो रही है, अंडमान निकोबार की बात हो रही है। एंड इट प्रोवाइड्स विजिबिलिटी गैप फंडिंग, प्लांटिंग मटेरियल असिस्टेंस टू फार्म और फार्म्स टू बूस्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बिल्कुल यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो 1 और 3 जो होंगे ये राइट आंसर। तो इसके थ्रू हमने फर्स्ट पार्ट जो था इसको भी कंप्लीट कर लिया अगस्त महीने का। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में अगस्त महीने का ही, और उसको कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ बेस्ट